हे एवरीवन, दिस इज़ सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने लास्ट जो वीडियो छोड़ा था वो हमने सेल वॉल पे छोड़ा था, तो आज हम जो है वो सेल वॉल अपना कंप्लीट करेंगे। तो सेल वॉल क्या होती है? जो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। इसमें बोल रहे हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक अदर आउटर कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जो कि कैसी होती है? एक रिजिड होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। मतलब ये प्लांट सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी एक लेयर होगी जो कि हमारी होती है सेल वॉल। ठीक है। सेल्यूलोज इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसमें बोल रहे हैं जो सेल्यूलोज होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि एक प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है व्हेन द लिविंग सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल फ्रॉम द सेल वॉल, सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इसमें बोल रहे हैं कि जब प्लांट से वाटर का लूज़ होता है, वाटर वहाँ से लूज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज होता है। मतलब वहाँ पे जो सेल होता है, प्लांट सेल, वो श्रिंक करता है, तो उसमें क्या होता है? सेल वॉल के थ्रू ही कंटेंट बाहर निकलता है। ठीक है। द फिनोमिनन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं जब सेल वॉल के द्वारा वाटर का लूज होना, लॉस होता है जब वाटर का। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनम बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसमें एक्टिविटी की गई है तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। इसमें है वॉट डू वी इनरफेयर फ्रॉम द एक्टिविटी। हमने इस एक्टिविटी से क्या इनरफेयर किया है? इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें बोल रहे हैं जो लिविंग सेल है, मतलब डेड सेल नहीं होने चाहिए, जो लिविंग सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़े थे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, जिसमें क्या होता है कि एक टाइम पे ऑस्मोसिस में वाटर अंदर मूव करता है सेल के, एक में न्यूट्रल रहता है और एक में सेल से एनवायरनमेंट में वाटर का मूवमेंट होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट्स, फंगी एंड द बैक्टीरिया टू withstand very dilute hypotonic external media without busting के वो उसमें सर्वाइव कर सके प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी के सेल्स। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि वो एक मीडियम बनाते हैं सेल, जिससे वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू इनटेक कर पाए। ठीक है। द सेल स्वेल अप बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और जो सेल होता है वो क्या होता है? स्वेलअप हो जाता है और एक प्रेशर बनाता है सेल वॉल के अगेंस्ट। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलिंग सेल। और जो वॉल है वो एक सेल के ही बराबर एक प्रेशर उसके अगेंस्ट बनाना शुरू करती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। इसमें बोल रहे हैं इन प्रेशर्स के द्वारा एनिमल सेल के कंपैरिजन में जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सराउंडिंग्स में फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट इसमें है हमारा न्यूक्लियस। इसमें पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस क्या होता है हमारा। रिमेंबर द टेम्प्रेरी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। इसमें बोल रहे हैं कि जो टेम्प्रेरी माउंट था अनियन पील का वो हमने प्रिपेयर किया था। ये एक्टिविटी की बात हो रही है। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन द पील। वाई? व्हाट वुड वी सी if we try observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है जो कि मैं आपको एक रफली बताती हूँ। ये हमने एक पील लिया है, इसमें हमने बोला कि आयोडीन डालना है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि आयोडीन डालने के बाद जो अनियन पील है वो क्या इक्वली कलर सब तरफ उसका स्प्रेड हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाहर की तरफ थोड़ा लाइट रहेगा, बट जो उसका मेन एक बीच में होता है वो एक स्पॉट जैसा दिखेगा जो कि एक डार्क स्टेन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हमने पीछे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हनी बी जैसे हनी का जो हाइव होता है उसमें पढ़ा था कि इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखता है हमको। ये इसका क्या होता है?
न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम इसी को पढ़ रहे हैं। अब इसमें है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली एंड सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। इसमें बोल रहे हैं केमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या होता है कि सेल डिफरेंशियली कलर्ड होते हैं। डिफरेंशियली मतलब कहीं पर कुछ कलर होगा और कहीं पे कुछ कलर होगा। सम रीजन्स अपीयर डार्कर एंड अदर रीजन। इसमें बोल रहे हैं कि उस सेल के कुछ रीज़न होंगे जो हमें डार्क कलर के दिखाई देंगे और कुछ होंगे जो लाइट कलर के दिखाई देंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज़ सैफरन इन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल। इसमें हम दो सोल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं आयोडीन सोल्यूशन के हटाकर। उसके अलावा सैफरन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नो हाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम ओन बॉडी नाउ। इसमें बोल रहे हैं ओन बॉडी से वो कैसे इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, तो वो मैं आपको शॉर्ट में नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग खुद करिएगा। अब हम यहाँ पे प्रॉपरली न्यूक्लियस को डीपली पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर रहता है, उसकी दो लेयर्स होती है न्यूक्लियस की, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जो न्यूक्लियर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी टॉक अबाउट द सेक्शन 5.2.4। इसमें बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या होता है वो मटेरियल को इनटेक करता है और आउटटेक यानी एक्सक्रीट आउट भी करेगा और इनटेक भी करेगा। अब उसका जो आउटर एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अगर इस न्यूक्लियस में से कुछ इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है वो साइटोप्लाज्म होगा, जिसके बारे में हम 5.2.4 में पढ़ चुके हैं सेक्शन में। तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो इसका आउटर एनवायरनमेंट होगा। तो वो साइटोप्लाज्म में से ही किसी भी मटेरियल को इनटेक करेगा और किसी भी मटेरियल को बाहर निकालेगा, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। इसमें बोल रहे हैं जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमें रॉड शेप के दिखते हैं, पर वो भी तब दिखते हैं जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला होता है। अदरवाइज वो किस तरीके से दिखता है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। इसमें बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर यानी जो पेरेंट्स के गुण वाली जानकारी होती है क्रोमोसोम्स के पास, वो इन्फॉर्मेशन होती है। और किस फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में होती है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या काम करता है, पेरेंट्स को उनके जो ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन होती है उनके अंदर उनके गुण आते हैं, जैसे उनका कलर, आँखों की बनावट, बाल, आदतें, बॉडी शेप, हाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बने हुए होते हैं, वो तुम्हारे डीएनए एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास कंस्ट्रक्ट एंड और सेल्स को ऑर्गेनाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इसमें जो डीएनए में फंक्शनल यानी जो काम करने वाली सेगमेंट्स होती हैं वो जीन्स कहलाती हैं, ठीक है। इन अ सेल विच नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और डीएनए कहाँ पे, क्रोमेटिन के पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमेटिन क्या होता है हम उसको जानते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल is visible as entangled mass of thread-like structure whenever the cell is about to divide. The chromatin material get organized into chromosomes. इसमें बोल रहे हैं कि हमारा जो क्रोमेटिन होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें ये इस तरीके से पड़ा हुआ होगा। तो ये है हमारा क्रोमेटिन, और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सेल डिवीज़न के टाइम पर जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो इस तरीके से शेप में टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये कौन सी शेप हम लोग बोलते हैं, एक्स शेप बोलते हैं। और फिर ये यहाँ से ब्रेक होकर एक प्रॉपर एक एक्स शेप में आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें है हमारा
Nucleus play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divided and form two new cell. जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है. जो क्या होता है जब सेल डिवीज़न होता है तो न्यूक्लियस ही एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form will be exhibit at the maturity by the directing the chemical activity of the cell. इसमें बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वही एक क्रूशियल, कुल मिला के मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो एक मेन इंपॉर्टेंट वर्क करता है. जैसे हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है, हार्ट का ही मेन वर्क होता है या ब्रेन का मेन वर्क होता है, उसके अलावा हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती. वही वर्क होता है सेल के लिए न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस ही डिफाइन करता है कि उसको कितना डेवलप हो पाएगा, उसका एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ पर उसको मतलब ग्रो कर पाएगा, कहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा, सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं और मैच्योरिटी है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारे न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है. नेक्स्ट इसमें है सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. इसमें बोल रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है. पुअरली मतलब क्लियरली नहीं होता उनके सेल के अंदर, तो उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर उसका एब्सेंस होता है. इस वजह से न्यूक्लियर जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता है. Such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. इसमें बोल रहे हैं उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. यानी बैक्टीरिया का ये रहा आपका सेल, ये रहा इसका न्यूक्लियस जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो ये न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. नेक्स्ट है इसमें सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. इसमें बोल रहे हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. सेल टू टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं. तो जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं. प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्राइमरी यानी पहले के, पुराने, और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है यानी जो न्यूक्लियस सबसे पुराना हो. ठीक है. ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट. मैंने ये नोट पॉइंट में आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं. नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज. इसमें बोल रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं. अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हमारी कौन सी होती है, हमने पीछे पढ़ी थी, जो कि होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हुआ, वैक्यूल्स हुए, लाइसोसोम्स हुए, राइबोसोम्स हुए. ये प्रॉपर्ली क्लियरली नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोट में वेल डिफाइंड क्लियरली होते हैं. मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली आर ऑल्सो परफॉर्म बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. इसमें बोले हैं जो अदर ऑर्गेनेलीज हमारी होती हैं वो भी इसमें पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, मतलब आधी होंगी आधी नहीं होंगी, आधी दिख रही होंगी सेल में आधी नहीं है, कहीं की कहीं है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं है, शेप नहीं है, साइज़ में नहीं है ना. ये सारी होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicles, bag-like structure, but not the plastids as in eukaryote cells. इसमें बोल रहे हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं और फोटोसिंथेसिस से वही कर सकते हैं जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना रेस्पिरेशन करते हैं उनके पास एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट लाइक द प्लास्टिड्स बट लाइक द एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो फोटोसिंथेटिक अपना प्रोसेस करते हैं. ठीक है. यूकैरियोट्स में क्या होता है वो प्लास्टिड होती है बट इसमें ऐसा नहीं है. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है हमारा, हम उसको देख सकते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें आप देख सकते हो इसकी जो सेल वॉल है ये रही, न्यूक्लियोइड है ये रहा इसका न्यूक्लियस जो कि क्लियरली वेल डिफाइंड नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी आप देख सकते हो. ये डार्क वाली जो है इस तरीके से
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर एक लाइट ब्लू कलर की शेड जो दी हुई है वो सेल वॉल है। राइबोसोम ऐसे ही पड़े हुए हैं। राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है? नोट पॉइंट फॉर द सीक्रेशन और सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। ओके, और ये हमारा न्यूक्लियोइड है जो कि क्लियरली नहीं है, इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ये हमारे एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहते हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।